नाम सचिन अग्रवाल है, छत्तीसगढ़ से आपके बीच हूँ। कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं फिजिकली? काफी लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ। तो हम सब मिलकर एक बार शुक्रिया अदा करें सुदेश धीमान जी। बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है और दिल से बहुत अच्छे हैं। और मैडम भी आज यहाँ पर बैठी हैं। तो दोनों ये जो पति पत्नी है, ये जो जोड़ा है, मैं सच में जब भी इनसे मिलता हूं तो इनके जज्बे और इरादे को सैल्यूट करता हूं। हर परिस्थिति में ये जोड़ा पूरी मजबूती के साथ चलता रहा। सारे लोग इधर उधर हो गए, लेकिन ये जो जोड़ा है ना, ये बिल्कुल डटा रहा, और जिसका परिणाम है कि आज रिजल्ट इनके पास है। शुक्रिया करता हूं अनिल जी को, जो हमारे सारथी थे आज सुबह से लेकर अभी तक। और भोजन आपने क्या बताया था, किनके यहाँ से आया था? लीना रावत जी है यहाँ पर। लीला रावत जी, हाँ, लीला रावत जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत स्वादिष्ट भोजन आपका, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो भी टेक्निकल अचीवर्स, सीनियर लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने सर भी आए थे यहाँ पर, और जितने भी और सीनियर टेक्निकल अचीवर्स यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो टेक्निकल अचीवर आज यहाँ पर बैठे हैं ना, तो इनके पूरे देश में आज प्रोग्राम्स होते हैं। आज इनकी टीम उत्तराखंड से बाहर भी फैल चुकी है, कई जगह पर इनको बुलाया जाता है, ये जाते हैं और इससे भी ज्यादा लोगों के सेमिनार ये लेते हैं। मगर फिर भी अगर आज ये यहाँ पर हैं, तो ये आपको एक स्पष्ट रूप से मैसेज देना चाहते हैं। इस लेवल पर भी अगर ये यहाँ हैं, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर जिंदगी भर आगे बढ़ना है तो जिंदगी भर सीखते रहना जरूरी है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने आज की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां ली, जिन्होंने ये चेक किया कि ये साउंड सिस्टम कहां से आएगा, जो हमारे भाई टिकट काउंटर पर बैठे हैं, कोई सैलरी नहीं मिल रही, वो अपनी जिम्मेदारी मानकर बैठे, कोई सैलरी नहीं, तो वो उनको धन्यवाद। जिन्होंने कुर्सियों का अरेंजमेंट किया, जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की, माला और ये सारी सजावट और ये सारा स्वागत, इन सभी को शुक्रिया। क्योंकि मेरा अनुभव है पिछले 22 साल का कि जो जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लेता है उसको उतनी ज्यादा गालियां मिलती है। तालियां नहीं, गालियां मिलती है। कोई भी कमी रह जाए तो उन्हीं को सुनने को मिलेगा। क्या व्यवस्था थी, साउंड सिस्टम बढ़िया नहीं था, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बढ़िया कोई एसी थोड़ा और अच्छे से होना चाहिए था। और अगर स्पीकर ने ठीक ठाक बोला तब तो ठीक है, अगर स्पीकर ने भी ठीक नहीं बोला तो ये भी उन्हीं को सुनने को मिलेगा, किस नमूने को पकड़ के लाए थे, क्या बोल के, क्या कुछ समझ में नहीं आया। सो ये सारी, लेकिन साथ में मेरा अनुभव ये भी है कि जब जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियों की बात आती है तो पहला नंबर उन्हीं का आता है जो जिम्मेदारियां लेते हैं। एक सबक जो पहली बार जिंदगी में मैंने सीखा, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास ज्यादा ताकत है या हम लोगों के पास ज्यादा ताकत है? हम लोगों के पास ज्यादा ताकत है। बिकॉज हम जब सड़कों से निकलते हैं तो हमारे लिए सड़कें जाम कर दी जाती है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। जब हम लोग सड़कों से निकलते हैं तो हमारे आगे पीछे बुलेट प्रूफ वाहन चलते हैं। हम लोग जब सड़कों से निकलते हैं तो हमारे साथ जेड प्लस सिक्योरिटी चलती है। हम जब कोई भी एक आदेश देते हैं तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, नया कानून बन जाता है। हेलो, किस गलत फहमी में भाई? आपकी ताकत जो दिखानी थी दिखा चुके हैं आप। अब अगली बार 5 साल बाद मौका मिलेगा। अब 5 साल तक तो आपको पुष्कर जी की ताकत देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास हमसे कई गुना ज्यादा ताकत है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी हमारे परिवार की है, उनके पास जिम्मेदारी पूरे राज्य की है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा जिम्मेदारी, उसके पास उतनी ज्यादा पावर, शक्ति। जिम्मेदारी बराबर शक्ति। ये पहला मंत्र मैंने जीवन में जब सीखा तो मेरी जिंदगी यहां से बदलना शुरू हुई। क्योंकि उसके पहले तक मुझे लगता था मेरी कामयाबी किसी और पर निर्भर है, कोई और आएगा मुझे कामयाब बनाएगा, कोई और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जो अपॉर्चुनिटी मुझे आगे लेकर के जाएगी। शायद मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो मुझे पढ़ाए लिखाए, मुझे अच्छा बिजनेस खड़ा करके दे।
शायद आरसीएम में आने के बाद मेरी अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो मुझे अच्छा एक माहौल बना के दे, मुझे एक अच्छी टीम बना के दे, मुझे हेल्प करें। शायद ये जिम्मेदारी समाज की है कि वो मेरे लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करे। शायद ये जिम्मेदारी उस परमात्मा की है कि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। हेलो, अब तक मुझे लगता था कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई चीज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिस दिन मुझे एक समझ में आ गया कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जब तक आप उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप ही तभी होती है जब ये मानते हैं आप कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा तो भी बुरा तो भी जिम्मेदार मैं हूं। आप जब भी बोलते हैं ना कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है। जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब पति से पूछो इस झगड़े का जिम्मेदार कौन है, क्या बताएगा? पत्नी। और पत्नी से पूछो कौन है, पति है। आज लोग आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ये बोलते मिलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, भाई ने दुखी कर रखा है, पत्नी ने दुखी कर रखा है, पति ने दुखी कर रखा है, बच्चे ने दुखी कर रखा है, सास ने दुखी कर रखा है, यार हालात ही विपरीत है, किस्मत ही खराब है, भगवान पता नहीं क्या कर रहा है, सब उल्टा उल्टा ही हो रहा है। यानी कभी किसी को बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, अप्लायंस साथ नहीं दे रहा। उसने बोला था 1 लाख चला के दूंगा, लाख चला के नहीं दे रहा। क्यों नहीं बिजनेस बढ़ रहा? सर मेरी टीम में सारे के सारे नमूने भरे पड़े, मीटिंग में बुलाता हूं आते ही नहीं है। यानी मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं मेरी जिंदगी में आगे मेरे ना बढ़ पाने के लिए। और जब तक यही ख्याल रहेगा तब तक आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का लीडर वो ये इंतजार कर रहा है कि उसको कोई टास्क मिले। और आप जब ये बोलते हैं कि जिम्मेदारी अपलाइन की, डाउनलाइन की, पड़ोसी की, मम्मी की, पापा की, बच्चों की, भाई की, बहन की, डाउनलाइन की, तो अंदर का लीडर बोलता अच्छा अभी मेरा नंबर आया नहीं है, ओके मैं हूं भी, अभी आएगा नंबर तो बताना, याद करना। और जिस दिन आप ये मान लेते हो कि साहब बाहर जो कुछ भी हो रहा है जिम्मेदारी मेरी है, तो अंदर का लीडर खड़ा हो जाता है, अच्छा मेरी जिम्मेदारी फिर तो करके दिखाना पड़ेगा। आप में से हर एक के अंदर में लीडर है, आप में से हर एक के अंदर लीडर है, लेकिन वो लीडर जागता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जिम्मेदारियां बांट रखी है। ये देखिए, ये जो लाइट यहां पर जल रही है ना, इसका कहीं स्विच है, राइट? कहीं स्विच है ना। कोई भी व्यक्ति, इस हॉल का बैठा कोई भी व्यक्ति इस स्विच को बंद करके लाइट को बंद कर सकता है, और स्विच को चालू करके लाइट को चालू कर सकता है। तो ये लाइट बेचारा बेबस है, इसकी खुद की कोई हस्ती नहीं है, खुद की कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि इसका स्विच दूसरों के हाथ में है। लेकिन यही अगर हमारे साथ और इंसान के साथ हो जाए तो, और हमेशा अधिकतर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, हम में से अधिकतर लोगों ने अपना स्विच कई लोगों को दे रखा है। कोई भी आता है स्विच ऑन करता है, हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे सर आपके सेमिनार में बैठते आग लग जाती है एकदम। तो मैंने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया आपका। और जैसे 4 दिन बाहर निकलते और 4 लोग मिलते मना करने वाले, वैसे ही पूरा डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। आपका स्विच कभी वाइफ ऑफ कर देती है, कभी हस्बैंड ऑफ कर देते हैं, कभी बच्चे ऑफ कर देते हैं, कभी प्रोस्पेक्ट ऑफ कर देता है, कभी पड़ोसी ऑफ कर देते हैं, कभी दोस्त ऑफ कर देता है। अगर आपका स्विच दुनिया के हाथों में रहेगा तो कोई ना कोई ऑफ करेगा ही करेगा, आपका स्विच ऑन रह ही नहीं सकता। तो अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, चार्ज रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यह कीजिए, अपना स्विच जो दुनिया को बांट रखा है वापस ले लीजिए। कि आज के बाद कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट होऊंगा तो अपनी मर्जी से, डीमोटिवेट होऊंगा तो अपनी मर्जी से। इसके बिना शुरू नहीं होगा, इसके बिना कामयाबी की शुरू। बाकी सारी बातें जो मैं यहां करके जाऊंगा ना, वो बहुत सारे लोगों ने पहले भी की होगी। क्या फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में? आज भी वही की वही जिंदगी है। कई लोगों को 2-2 साल 5-5 साल हो गए आरसीएम में, 10,000 20,000 30,000 की महीने की इनकम पे लटके हुए, जबकि आरसीएम में 5 साल में महीने के 5 लाख की इनकम पे, 10 लाख की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, अगर ग्रोथ को अपना कल्चर बना लें और जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है कि कहां गलती हो रही है। हेलो, तो क्या ये ठीक रहेगा कि मैं आज आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूं, कुछ बातें शेयर करूं, लेकिन उसके पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं कहां से आया हूं, राइट? चलिए, मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया सचिन अग्रवाल है। बेसिकली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं।
इसके पहले मैं जगदलपुर था, रायपुर 4 साल हो गए। रायपुर में हमने अपना मकान लिया और रायपुर में शिफ्ट हुए। और मकान लिया कब था? अक्टूबर 2020 में। 2020 से कोई याद आता है? क्या बात है, कोविड-19 याद आता है। तो 2020 में कोविड-19 अपने पीक पर था और उस समय जब हमने मकान लिया लगभग 2 करोड़ खर्चा आए इंटीरियर वगैरह मिला के। तो मेरे दोस्तों ने जो मुझे पहले से जानते थे उन्होंने मुझे कहा कि सचिन पागलपन मत कर, बेवकूफी मत कर। आज तेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे हैं तो पैसे बचा के रख। कल क्या होगा किसने देखा है? आने वाले समय में क्या होगा नहीं मालूम। कोविड-19 का दौर चल रहा है, चीजें अव्यवस्थित हैं, अनिश्चित है, समय अनिश्चित है, तो पता नहीं क्या होगा। तो पैसा है तो बचा के रख, थोड़ा आगे के बारे में सोच। क्या बोला उन्होंने? थोड़ा आगे के बारे में सोच। मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज बोली कि आगे के बारे में सोचना मैंने 2002 में शुरू कर दिया था जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, और इसीलिए तो ये मकान मैं कोविड के समय ले पा रहा हूं। जब कोविड के समय में बहुत सारे धंधे बंद हो रहे थे, जब कोविड के समय में बहुत सारे लोग मकान बेच रहे थे, गाड़ियां बेच रहे थे, उस समय हम मकान खरीद रहे थे। उस समय हमारा धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, इनकम लगातार बढ़ रही थी, हर महीने ग्रोथ था। कोविड के समय में भी जब बहुत सारे धंधों में संकट था, आरसीएम में ग्रोथ था, क्योंकि आरसीएम कोविड प्रूफ बिजनेस है, कोविड प्रूफ है। इसमें किसी प्राकृतिक आपदा का या तेजी मंदी का फर्क नहीं पड़ता। चलिए एनीवे, सो मैं जगदलपुर था, उसके पहले संबलपुर में मेरा जन्म हुआ, संबलपुर उड़ीसा। आप कभी आए हैं उड़ीसा? चलिए कभी आइएगा, अच्छी जगह है। सो उड़ीसा में मेरे जो दादाजी है, मतलब मेरा जन्म किसी बहुत अमीर परिवार में हुआ। मेरे दादाजी हरियाणा के रहने वाले थे, रोजी रोटी के तलाश में वो उड़ीसा जाके शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने गली गली घूम करके सामान बेचना शुरू किया। किराए की साइकिल ली और उस किराए की साइकिल पर घूम घूम के सामान बेचना शुरू किया, और जो उससे धीरे धीरे तरक्की उन्होंने की। तो एक समय ऐसा आया कि संबलपुर के गिनती के बड़े टॉप के 10 अमीरों में से एक उनका नाम आने लगा। वो मुकाम उन्होंने हासिल किया, बहुत पैसा कमाया। और मेरे पिताजी 5 भाई 3 बहनों में सबसे बड़े थे, और जनरली हमारी परंपरा के अनुसार पिता का व्यापार सबसे पहले कौन संभालता है? बड़ा बेटा जनरली। तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बोला कि बेटा अब तू तैयार हो जा, अब तुझे ये सारा कारोबार संभालना है। तो मेरे पिताजी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर मेरे दादाजी चौंक गए, और मेरा विश्वास है आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया अपने पिताजी से, यानी मेरे दादाजी से, कि पिताजी मुझे पैसा नहीं कमाना। दादाजी ने कहा मतलब? बोले मतलब मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे देश बदलना है। देश में जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर है वो खत्म करना है। समाज में जो कुरीतियां कुप्रथाएं हैं वो खत्म करना है। हमारी शादियों में जो आडंबर है, जो दहेज प्रथा है, जो मिलने की प्रथा है, जो भाग भरने की प्रथा है, उसको खत्म करना है। हमारे समाज में जो राजनीति को लेकर के स्तर गिरता जा रहा है उसको ठीक करना है। तो मुझे बहुत सारे बदलाव करने, मुझे देश बदलना है। अच्छा, जब मेरे पिताजी ने ऐसा बोला होगा तो मेरे दादाजी ने क्या बोला होगा? शाबाश, क्या बात है, हमारे घर में शेर पैदा हुआ है। राइट? ऐसे ही बोला होगा? ऐसे ही बोला होगा? नहीं। हम सब चाहते हैं देश बदले, हम सब चाहते हैं फिर से क्रांति हो, हम सब चाहते हैं फिर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में पैदा हो। हम सब चाहते हैं पड़ोस में पैदा हो। तो मेरे दादाजी को जब मेरे पिताजी ने ऐसा बोला तो दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, वी आर मारवाड़ी और हम लोग धंधा करना जानते हैं, व्यापार करना जानते हैं, ये सब फालतू काम हम नहीं करते। ये क्या फालतू रट लगा रखिए, देश बदलना है, चुपचाप धंधा संभाल, चुपचाप व्यापार संभाल। और मेरे पिताजी ने चुपचाप घर छोड़ दिया, व्यापार तो नहीं संभाला, घर छोड़ दिया। हम दोनों को लेकर, मैं 3-3.5 साल का था, बड़े भैया लगभग 5 साल के थे, श्याम अग्रवाल, और दोनों को लेकर के वो जगदलपुर आ गए, मम्मी पापा। और उस दिन के बाद हमारे गरीबी का सफर शुरू हुआ, क्योंकि बिना कुछ पैसा लिए आए तो एक एक रुपए के लिए हम मोहताज हुए। और पिताजी का ध्यान भी नहीं था पैसा कमाने में, जो थोड़ा बहुत कमाते थे वो समाज सेवा में लगा देते थे। तो घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। मुझे याद है कई बार ऐसे हालात हमने देखे हैं जब 2 वक्त का भोजन ना होने की वजह से मम्मी हमें तो खाने को दे देती थी, और जब मम्मी से हम पूछते थे मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे, तो उनका ये कहना होता था कि बेटा आज मेरा उपवास है। जैसे जैसे बड़े हुए उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना वैसे वैसे समझ में आने लगा कि मम्मी का उपवास नहीं होता था।
असल में घर में खाने को इतने होते ही नहीं थे कि सबका काम चल सके, तो अपने बच्चों को खाना देकर एक माँ खुद भूखे रह जाया करती थी। ये माँ के त्याग और बलिदान की कहानी है। इस मन से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने अपनी सुख शांति की परवाह न करते हुए भी हमारी ख्वाहिशों की, हमारी जरूरतों का ध्यान रखा, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि सभ्य समाज में आज हम भी सिर उठाकर जीवन गुजार पा रहे हैं। प्रणाम करना चाहता हूं आप सभी के माता पिता को। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने अपने माता पिता को याद रखा है। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोग अपने माता पिता को आज भी वो प्यार, वो सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि एक समय के बाद हमें अपने माँ बाप बेवकूफ नजर आते हैं। जस्ट बिकॉज इनको फेसबुक चलाना नहीं आता, जस्ट बिकॉज इनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, जस्ट बिकॉज इनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी कम है, कि जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ सोच, कुछ ख्याल पुराने जमाने के हैं, तो हमें वो बेवकूफ नजर आते हैं। हमें भूल जाते हैं अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से बढ़कर जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया है, हम पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे तो भी हम उनके इन एहसानों का बदला इस जन्म में चुका नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र थोड़ी बड़ी होने लगी, वैसे वैसे ये सारी बातें समझ में आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जीवन में कुछ तो बड़ा करना है। ये गरीबी, मुफलसी की जिंदगी, ये तकलीफ की जिंदगी, ये बेबसी और लाचारी की जिंदगी मैं अब और न जीऊंगा, न अपने परिवार को जीने दूंगा। लगभग 14 साल की उम्र में मैंने अपना स्वयं का कारोबार स्टार्ट किया और अपने पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी अब आप समाज सेवा पूरी तरह से आप कर सकते हैं, अब घर की, परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आप जो भी कमाएंगे आप समाज सेवा में लगाइए, मैं आपको उसके लिए नहीं रोकता, लेकिन घर में चलाऊंगा। 14 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, शायद आपको लग रहा होगा, बट जिम्मेदारियां जब सिर पर आती हैं तो व्यक्ति जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। हमने जवानी की मस्तियां नहीं देखी, हमने लड़कपन नहीं देखा, हम सीधे बड़े हो गए। और मैंने काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का मेरा रूटीन था। मैं सुबह 5 बजे से काम शुरू करता था और सुबह सुबह LIC का काम तैयार होकर नहा धोकर के मैं 5:30-6 तक घर से निकल के 6:30 तक गांव में पहुंच जाता था इंश्योरेंस का काम करने के लिए, क्योंकि फिर गांव के लोग अपने में खेतों पे निकल जाते थे या नौकरी पे निकल जाते थे, तो उससे पहले मुझे उनको मिलना होता था। तो वो करके और लगभग 100 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करके वापस में 9, 9:30, 10 बजे तक वापस आ जाता था। फिर दिन भर आलू प्याज के सप्लाई का काम, दोपहर का भोजन 3, 3:30 बजे करके फिर शाम की वसूली के लिए निकलता था। फिर रात को हिसाब वगैरह मिला के 10-11 बजे तक मैं सोता था। फिर अगले दिन सुबह से वही रूटीन शुरू हो जाता था। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि सपने बड़े थे और अब धीरे धीरे वो सारे जो तकलीफें थी वो खत्म होने लगी। अब पैसों को लेकर जो दिक्कतें थी वो घर में खत्म होने लगी। अब घर में जो कर्जे थे वो कर्जे खत्म होने लगे, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि सपने सारे पूरे हो जाए। और एक तकलीफ जो मुझे अब नजर आने लग गई थी कि अब मेरे पास समय नहीं था। 20-22 साल की उम्र में मैं बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए कि अपने करियर के पीक पे था। मेरे पास अब टाइम नहीं था 2 पल हंसने के लिए, टाइम नहीं था अपने परिवार के साथ बैठने के लिए। मेरे परिवार के लोग अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो मैं जा नहीं सकता हूँ। अगर मेरे परिवार के लोग कहीं आपस में कुछ किसी एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ कहीं जाना चाहते हैं, तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा मंदिर जाना है, और मैं मम्मी उस समय मेरे पास हीरो कुक होती थी, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी रिक्शा में चले जाओ, आज बहुत काम है, मंदिर तक जा नहीं पाऊंगा। और अकेले में बैठकर मैं रोता था कि मेरा सबसे बड़ा सपना था अपने परिवार को खुशियां देना। अपनी मम्मी से मैं बहुत प्यार करता हूं, तो मेरा ये सपना था कि मम्मी की हर ख्वाहिश को पूरा करना। और मैं रोता था कि आज समय इतना नहीं है कि मम्मी को मंदिर लेके जा सकूं, तो क्या तीर्थ यात्रा में खाक करवा पाऊंगा उनको। तो मुझे लगता था मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन मैं अपने जीवन की अगर तुलना करूं, आपने चूहा देखा है? चूहा 7-8 लोगों ने देखा हुआ है। सबने देखा हुआ है। या क्या बोलते हैं चूहा को? वही बोलते हैं। और कोई शब्द होगा उत्तराखंड में चूहे का? मूसू मूसू मूसा, मूसवा, मूसवा, मूसू जो भी आप बोलते हैं। सो आपने कभी देखा होगा, तो वो चलता है या दौड़ता है? दौड़ता है। चलता है, दौड़ता दौड़ता है। और कहाँ पहुंचता है? बिल में। बिल से निकलता है, बिल में पहुंचता है।
पूरी जिंदगी दौड़ता है मगर कहीं नहीं पहुंचता है। आरसीएम से पहले मैं भी बहुत दौड़ रहा था मगर वहां पहुंच नहीं पा रहा था जहां पहुंचना चाहता था। दौड़ बहुत हो रही थी, पहुंच नहीं पा रहा था। इस बीच मेरे पास आरसीएम आया। ये सब करते हुए 7-8 साल हो गए। इस बीच मेरे पास आरसीएम आया। रात के 12 बजे आरसीएम का प्लान लेकर के अप्लाई मेरे पास आए। आप में से कभी कोई गया रात के 12 बजे किसी को प्लान दिखाने? कोई गया? कुछ है पागल? कुछ है? आप जा रहे हैं आज? बहुत कुछ पागल हैं हमारी तरह। हम तो गए कई बार क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। जब मैंने आरसीएम को बिल्ड करना शुरू किया, मेरे पास वर्तमान काम चल रहा था, रूटीन मैंने बता दिया 5 से लेकर रात को 11, और उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो कई बार ऐसा होता था कि रात को 10 बजे हम निकले किसी गांव की तरफ, 12 बजे पहुंचे, प्लान दिखाया, 2 बजे वापस बैठे और 4 बजे बाइक से घर पहुंचे वापस, और फिर 6 बजे नहा धो के वापस 1 घंटा रेस्ट किया, निकल पड़े फिर से। इस तरह कई लोग शिकायत करते हैं टाइम नहीं है, कैसे करें, करना तो चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं। फालतू खुद को धोखा मत दीजिए। जिसको करना होता है उसके लिए रास्ता निकल आता है। बैठकर टाइम पास करने से फायदा नहीं। कई बार लोग मुझसे आकर के पूछते हैं, सर हमको कोई हल बताइए ना, कोई रास्ता बताइए, कोई हल बताइए, हमारे पास टाइम नहीं, हम करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों करना चाहते हो? नहीं, बच्चों से हम प्यार करते हो, उनको अच्छे स्कूल में भेजना है, हमको घर अच्छा बनाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, हमको घूमना एंजॉय करना है। मैंने कहा तुमको सच में हल चाहिए? बोला हाँ सर हल बताइए ना। मैंने कहा हल तुमको नहीं चाहिए, सोच लो, अगर हल मैं दूंगा तो चलाना भी तो पड़ेगा। हल दूंगा तो चलाना भी तो पड़ेगा। तो लोगों को हल चाहिए नहीं, लोगों को हल नहीं चाहिए, वो खाली टाइम पास कर रहे होते हैं। टाइम पास भी तो कोई चीज होती है ना साहब जीवन में। लोग आपसे पूछते आकर, देखना आपसे भी आरसीएम में पूछते होंगे, सर बिजनेस बढ़ाना है, सब कुछ तरीका, कुछ टिप्स बताइए ना। टिप्स की कोई कमी है? गंगा बह रही टिप्स की। रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में पता नहीं कितनी एजुकेशन मिल रही है। आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में आइए, सारे नॉलेज, सारे टिप्स, सारा ज्ञान वहां मिल रहा है। लेकिन बात यही पर आती है कि वो ज्ञान को अगर आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है तो ज्ञान को लेकर करोगे क्या? टिप्स लेके क्या करोगे? कोई शॉर्टकट। आप असल में लोग पूछते क्यों है मालूम? पूछते इसलिए है ताकि अपलाइन को भी ये लगे कि बंदा कुछ तो कर रहा है यार, करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, करना तो चाहता है। आप देखिएगा कई बार जिनका वजन ज्यादा होता है ना, वो जैसे ही किसी दुबले पतले व्यक्ति को मिलते हैं, मेरे साथ तो बहुत सारा होता है, बोले सर आप बताइए सर आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैंने कहा यार क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं, बोले सर बताइए ना। मैंने कहा टाइम पास मत करो, क्योंकि आपको भी अच्छे से मालूम है फिट कैसे रहना। आप नहीं कर रहे हो और आज तक इतनी ज्ञान मिलने के बाद भी नहीं किया, तो मैं बता दूंगा तो कौन सा कर लोगे आप? मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन ज्यादा है, जिसको ये नहीं मालूम है कि सुबह सुबह वॉक करना चाहिए, सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए? नहीं मालूम? बताइए कि भाई खाने में थोड़ा संतुलन रखना चाहिए, थोड़ा सलाद ज्यादा खाना चाहिए, खीरा ज्यादा खाना चाहिए। किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। फिर करते क्यों नहीं है? क्योंकि उतनी मेहनत कौन करे? तो करना नहीं है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? टाइम पास भी तो कोई चीज है। एक बार मैं ट्रेन में बैठा था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, भाई साहब कहाँ रहते हैं? बोला मैं छत्तीसगढ़ में। बोले आप? अरे बोले मैं भी छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ? बोले सर मैं रायपुर में। बोले आप कहाँ रहते? बोले मैं भी रायपुर में रहता हूँ। अच्छा रायपुर में कहाँ? बोले सड्डू में। अच्छा आप कहाँ? बोले मैं भी सड्डू में रहता हूँ। अरे बोले सड्डू में? अच्छा सड्डू में कहाँ? बोले अवंती एलिगेंस नाम की बिल्डिंग है वहां। अच्छा बोले वहां? मैं भी तो वही अवंती एलिगेंस में रहता हूँ। अवंती एलिगेंस में कहाँ? बोले C202 में। अच्छा C202 में? मैं भी तो C202 में रहता हूँ। अब मेरा दिमाग खराब हो। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो? एक ही फ्लैट में रहते हो, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। बोले तू चुपचाप बैठ जाओ, दोनों बाहर बैठे टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, ट्रेन में खाली बैठे तो टाइम पास भी तो कोई चीज है ना साहब। हेलो, तो जब पूछ रहे टिप्स बताइए सर, सही कोई तो फार्मूला बताइए। उन सबको सब फार्मूला मालूम है, रोज पता चल रहा है। आज तो यूट्यूब के जमाने में और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में ज्ञान कोई ढूंढने जाना पड़ता है, ज्ञान बहुत मिलता है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो रात के 12 बजे मैंने प्लान दिखाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे कामयाब होना था। आग लगी हुई थी यहाँ पर।
सीने में। मैं हमेशा अपने हर मीटिंग में और अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही चीज बोलता हूं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपके सीने में आग होनी चाहिए। यहां आग लगी होनी चाहिए साहब कि कुछ बड़ा करना है। ये गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी है, ये अभाव की समझौते की जिंदगी नहीं जीनी। कुछ भी खरीदने से पहले मुझे अगर 4 बार सोचना पड़े, अपने बच्चों को कुछ दिलवाने से पहले मुझे अगर 10 बार सोचना पड़े, अपनी पत्नी को एक साड़ी खरीदवाने से पहले मुझे अगर 1000 बार सोचना पड़े, तो मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। मुझे वो जिंदगी जीनी है कि जहां पर मुझे जीवन के किसी भी फैसले के लिए पैसों का मुंह ताकना ना पड़े कि जब पैसे होंगे तो करूंगा, नहीं होंगे तो नहीं करूंगा। करने की इच्छा होगी तो करूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करूंगा, लेकिन पैसा पर्याप्त है। ये परिस्थिति होनी चाहिए। ये मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए कि जब पैसा हमारे रास्ते की बाधा नहीं होनी चाहिए, पैसा मददगार होना चाहिए। चाहते हैं? उसके लिए सीने में आग चाहिए, एक आग चाहिए। तो आग थी। खैर एनीवेज, रात को 12 बजे मेरे अपलाइन उनके भी सीने में आग थी, तभी तो मेरे सीने में लगी ना। तो रात के 12 बजे वाइट प्लान दिखाने के लिए मुझे नींद से जगाया, मुझे नींद से उठाया और उठा करके बोला, सचिन एक कमाल का बिजनेस मिला है, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा सर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा लेट ज्यादा हो गया, या आप चाहे तो हम कल बात कर ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हूं कि रुक ही नहीं सकता, इसलिए भी आया हूं, तो अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझे बताऊं। मैंने कहा सर नींद से उठा ही दिया है, आ ही गए हैं तो इजाजत की जरूरत क्या है, बताइए। तो उन्होंने जो प्लान दिखाया, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको दिखा दूं। देखना चाहेंगे? yes. और ये प्लान देख करके आप बताइएगा कि आप ज्वाइन करते क्या, अगर आपने ये प्लान देखा होता। उनका भी प्लान पहली बार था, तुरंत ज्वाइन करके आए थे, तो उनको भी दिखाना आता नहीं था, तो तुरंत आए थे। अब देखिएगा प्लान। हाँ, हंस क्यों रहे, ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला दूसरा मार्क कर लेना है, ओके ये तू है। मैंने कहा सर मतलब? बोले मान ले तू है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। बोले तूने ये 1480 का कपड़ा ले लिया, इसमें 3 शर्ट 3 पैंट और एक काले रंग का बैग था। अगर कुछ पुराने साथी हैं तो उनको ध्यान होगा, अब तो खैर ऐसा है नहीं, हाँ उस जमाने। बोले ये 1480 का कपड़ा तूने खरीद लिया, मैंने अभी तक तो खरीदा नहीं है। बोले मान ले तूने खरीद लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खरीद लिया। बोले फिर क्या, तुझे 2 लोगों को बेचना है। मैंने कहा फिर? बोले ये 2 लोग 4 को बेचेंगे। मैंने कहा फिर? बोले फिर क्या, तू और मैं दोनों करोड़पति। ये प्लान है, हो गया प्लान। तो मुझे बताइए, ये प्लान देखकर आप ज्वाइन करते हैं? मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में रहता था, लोगों से मिलता था, इंश्योरेंस के काम के लिए सहारा इंडिया, श्रीराम म्यूचुअल फंड। मैं लगभग 12-13 काम एक साथ कर रहा था उस समय में, क्योंकि मुझे हर वो काम करना था जिसमें पैसा या तो कम लगता है या तो नहीं लगता है, मेहनत केवल लगती है। हर वो काम में कर रहा था क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। तो सहारा इंडिया, श्रीराम म्यूचुअल फंड, आरटीओ, पोस्ट ऑफिस, आलू प्याज मसाले का धंधा, आड़त का काम, हर काम में करता था। तो उस समय मैं मार्केट में रहता हूँ, मेरे सामने रोज नेटवर्क की कंपनी आती थी। जैसे इन्होंने ये प्लान दिखाया, मैं समझ गया किसी नेटवर्क कंपनी में स्कीम में फंस गए हैं, मुझे फंसाने के लिए आए हैं। मैंने तुरंत अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया। मैंने कहा कि सर एक बात सुनिए ध्यान से, ये कंपनियां रोज आती हैं और अगले दिन बंद हो जाती है। मैं तो करूंगा नहीं, और मेरी बात मानिए, आप भी मत कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे, नाम खराब हो जाएगा, गुडविल पूरी खराब हो जाएगी, लोगों को लोग देखकर हंसेंगे। तो वो थोड़े निराश हुए। जो एक्साइटमेंट का गुब्बारा था उनका, उसमें मैंने पिन मार दी, थोड़ी हवा निकल गई। तो उन्होंने पूछते पूछते पूछा, तुझे सच में लगता है ये नहीं चलेगा? मैंने कहा आप बोलो तो लिख के देता हूं, मैं नहीं चलेगा, स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूं। कॉन्फिडेंस की कमी तो देखो उस समय भी नहीं थी अपने अंदर। मैंने कहा बोलो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, नहीं चलेगा। वो निराश होकर लौट गए। हमारे जो अपलाइन राजस्थान से छत्तीसगढ़ में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए थे, उनको मालूम पड़ा कि पीके देवांगन जो बहुत एक्साइटेड थे, सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने उनकी हवा निकाल दी है। तो वो डैमेज कंट्रोल के लिए उनके घर पे गए, 4 घंटे लगाकर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया। जहां पर मैंने डेंट मारा था वहां पर टेप लगाकर ठीक किया। लैंग्वेज में मत चाहिए, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे आप। तो उसको ठीक किया और वापस से हवा भरी, मोटिवेट किया। और उसी मोटिवेशन के लेवल पे, उसी माइंडसेट पे मेरे अपलाइन ने मुझे फोन किया, बोले सचिन, आवाज की तलखी सुनकर मैं समझ गया मामला गड़बड़ है। मैंने कहा जी सर। और बड़े प्यार से उन्होंने कहा तू आरसीएम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? ये प्यार था उनका, क्योंकि संबंध अच्छे थे तो यही प्यार था।
मैंने कहा कि सर आप बोलेंगे तो कर लूंगा, लेकिन इसमें मुझे कोई दम वाली बात नजर नहीं आती। बोले दम को रख किनारे, तू खाली है तो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो संबंधों के आधार पे जो ज्वाइनिंग होती है उसमें काम नहीं होता, सो मैंने भी नहीं किया। ज्वाइनिंग के बाद वो मुझे मीटिंग में बुलाते रहे और मैं उनको गोलियां देता रहा। यू नो गोली, सबको मालूम है। एक से गोलीबाज बैठे हैं आपने भी अपने अपलाइन को बहुत गोलियां दी होगी, और आज गोली मिलती है तो तकलीफ होती है। मैंने 6 महीने तक उनको गोलियां दी, फिर लगा कि सर नहीं मानने वाले, एक बार तो जाना पड़ेगा। तो फिर मैं आया तो ठीक एग्जैक्टली मुझे वहीं पर दिक्कत हुई जहां आज आपको हुई होगी। तो बाहर किसी ने रोका, बोले साहब 30 रुपए का चालान कटेगा। मेरा 30 का कटा, आपका कितने का कटा? 150 ज्यादा ले लिया आपसे। मेरे तो 30 का कटा था 2002 में। 2025 चल रहा है क्या? अच्छा 23 साल बीत गए। तो मैं इंटरनेट पे देख रहा था सोने की कीमत 2002 में 5000 रुपए तोला थी, और अभी कितनी है? लगभग 86,000 के आसपास। तो 86,000 रुपए तोला, यानी कितना गुना हो गया? 17 गुना। थैंक्स टू आरसेम टिकट खाली 5 गुना हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ आरसेम। एक बार आरसेम के लिए तालियां होनी चाहिए। तो आज की बात कर रहा हूं मैं, उस समय ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा ये चालान किस बात का? अंदर समोसा मिलेगा, इकाई का पैसा है। उन्होंने कहा भैया समोसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं है। यहाँ मेरे को कुछ लोगों को नहीं मिली। बोले कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं है, ये तो अंदर घुसने की फीस है। और मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अंदर घुसने की फीस है। बाजार में कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, तुम्हारी कंपनी मीटिंग फ्री में नहीं करा सकती। अरे मैं तुम्हारी कंपनी की मीटिंग में बैठूंगा, मुझे कुछ समझ में आएगा, मैं तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, तुम्हारी कंपनी का धंधा बढ़ेगा, तुम्हारी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा। तुम्हारी कंपनी को ये मीटिंग तो फ्री में करानी चाहिए। कुछ गलत बोला मैंने? देखिए गलत अपन बोलते भी नहीं। तो मुझे समझाया गया कि भैया यही तो फर्क है बाजार की कंपनियों में और आरसेम में। बाजार की कंपनियां विज्ञापन पे खर्चा करती है, आरसेम अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, आम आदमी को ही अपना पार्टनर, अपना भागीदार बना लेती है, कोई विज्ञापन नहीं करती। और वही बीच का पैसा जो पूंजीपतियों के पास जा रहा था, वही पैसा आम आदमी के पास वापस आना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आम आदमी की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ये मीटिंग तो हम और आप एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो जो खर्चा आता है टिकटॉक के माध्यम से बांट लेते हैं। तो मैंने कहा अगर अच्छा ऐसा है तो फिर टिकट लेना ही पड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और किसी एक का तो नहीं है, तो सबको थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है टिकट लेना ही पड़ता है, तो भी मैं क्यों लूं? अरे मैंने तो अभी तक तुम्हारी कंपनी में काम करने का फैसला किया ही नहीं। मेरे को तो ये बुला रहे थे 6 महीने से, गोली देते थे, थक गए इसलिए आया हूं। अगर टिकट लेना ही पड़ता है तो वो ले जिसने मुझे बुलाया। मेरे अपलाइन कुछ गलत बोला मैंने? देखिए बताया ना, मैंने गलत तो अपन बोलते भी नहीं है। लेकिन मेरे अपलाइन भी बहुत पहुंचे हुए इंसान थे, मतलब बहुत बड़े गुरु घंटाल थे। घाट घाट का पानी पिया था, मेरे जैसे कईयों को पिलाया था। अभी तो मेरे अपलाइन थे ना, अदरवाइज जमाने की ठोकरें खा खा के हम भी बहुत सीधे हो गए थे, जलेबी की तरह से। जलेबी तो समझते हैं ना, सीधी होती है। सो हमको अगर आरसे में लाए हैं तो उनमें भी तो कोई खूबी रही होगी ना। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। प्यार तो उनका देख ही चुके आप एपिसोड 1 में, अब एपिसोड 2 में भी देख लीजिए। तो बड़े प्यार से समझाया, बोले सचिन देख टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा। बोले सिस्टम है यहाँ का, लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा जबरदस्ती कर भी रहे, और क्या बोल रहे? कोई जबरदस्ती नहीं है, लेना पड़ेगा, सिस्टम है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। अगर तुझे मीटिंग अच्छी नहीं लगी, बाहर निकलकर एक लाइन बोल देना, मजा नहीं आया, मैं 30 की जगह तुझे 60 वापस करूंगा। मैंने कहा चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन बोलने में जाता क्या है?
बोल देंगे मजा नहीं आया, 30 के 60 मिलेंगे और जिंदगी में दोबारा कभी मीटिंग में बुलाएंगे नहीं। एक बार अगर 60 ले लूंगा तो दोबारा बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। ये सोच के मैं बैठा। लेकिन वहां पर जब पहली बार मैंने प्लान देखा, अब तक जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था वो यही सुना था कि भी बिजनेस होता है, प्रोडक्ट होता है, जो पहले आते हैं उनको फायदा होता है, जो बाद वाले को नुकसान होता है। तो मैंने पहली बार देखा कि सब यहाँ पर पहले और बाद से कोई मतलब ही नहीं। जो मेहनत करेगा वो फायदा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो भी तो कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट ले सकता है, फ्री प्रोडक्ट, वो भी तो डिस्काउंट रेट पे ले सकता है, वो भी तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। हेलो, तो नुकसान किसी का नहीं है, फायदा उसका होगा जो मेहनत करेगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं है। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कन्विंस नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गया। मैं बाहर निकला, मेरे अपलाइन मेरे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा सचिन कैसा लगा? अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए था? अरे अभी मिलके तय किया था ना, क्या बोलना चाहिए था? मजा नहीं आया, लेकिन चूंकि मैं कंफ्यूज था मेरे मुंह से गलती से निकल गया ठीक लगा। और मेरे इससे बिजनेसमैन हो यार, 30 तो लगे थे, 60 रुपए आने वाले कितने थे? तो 60 गए ना, तो मेरे 60 रुपए डूब गए। बट उस दिन के बाद मैंने आरसीएम को स्टडी करना शुरू किया, कई किताबें पढ़ी। मैंने किताब पढ़ी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्कहेजेस। मैंने किताब पढ़ी यू इंक, अगेन बर्कहेजेस। मैंने किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी। मैंने किताब पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। और ये कुछ 3-4 किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, अमीर के पास अमीर बनने के 1000 तरीके हैं, एक आम आदमी के पास अमीर बनने का एक तरीका है, उसका नाम है आरसीएम। और इसलिए आज मैंने शुरुआत ही की थी 10 करोड़ से। हेलो, आज शुरुआत की थी ना अपन ने 10 करोड़ से, वो इसीलिए की थी कि एक आम आदमी भी जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जितना चाहे उतना कमा सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लेकिन कर सकता है। तो मैंने कहा ये वो तरीका है। और आग तो लगी हुई थी, कुछ करना है। उस दिन के बाद फिर मैं रुका नहीं, और मैं जहां गया लोग ज्वाइन, लोग पैसे लेकर तैयार बैठे थे। सर आप कहां थे? हम तो ये पैसे लेकर कितने ही सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। ले लीजिए सर पैसा, ज्वाइन करा दीजिए। जिसके पास गया ज्वाइन, जिसके पास गया ज्वाइन, जिसके पास गया ज्वाइन। और मैं आ गया। आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? अच्छा ऐसा होता तो मजा आता ना? नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अगर ये मालूम पड़ता कि कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसको किस्मत से कामयाबी मिली है, आप मुझे सुनने आते? क्यों आए? आपको ये मालूम पड़ा कि कोई ऐसा लड़का आ रहा है जिसने मेहनत और संघर्ष करके कामयाबी को हासिल किया है, वो संघर्ष की कहानी सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जब आप संघर्ष करते हैं जिंदगी में आपकी कहानी बनती है, और एक दिन आपकी कामयाबी आती है। उस कामयाबी के बाद वो कहानी हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में खड़े होकर आपको सुनाने का मौका मिलता है, और लोग टिकट कटाकर आपकी संघर्ष की कहानी सुनने आते हैं। संघर्ष करने का मौका एक बार है, और उससे जो कहानी बिकेगी वो कहानी जिंदगी भर बिकेगी, जिंदगी भर बिकेगी। ये तो मौका है, ये तो मौका है। और जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतना ज्यादा कहानी दमदार होगी। आप किसी ऐसे मूवी की कल्पना कीजिए, इस मूवी में आप गए, एक लड़का एक लड़की दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, आपस में अच्छे दोस्त थे, फिर कॉलेज में गए, वहां पर एक दूसरे से प्यार हुआ। उसके बाद फिर दोनों कॉलेज पढ़ के निकले, फिर लड़के ने कोई काम शुरू किया, अच्छा चल निकला, लड़की ने भी, और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो अपने अपने घर में बात की, लड़की ने बात किया, लड़की के माँ बाप तैयार हो गए, लड़के ने बात किया, लड़के के माँ बाप तैयार हो गए, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हुए, और हंसी खुशी पिक्चर खत्म हो गई। कोई जाएगा पिक्चर देखने? आप पिक्चर देखने कब जाते हो? मजा कब आता है? जब अचानक से कहानी में आता है ट्विस्ट, कोई विलेन होता है। या तो लड़की का बाप विलेन निकलता है, या लड़के का बाप ये शादी में नहीं होने दूंगा। अब आया मजा। फिर लड़के को हीरो को कई गुंडे मिलकर पीटते हैं, खूब पीटते हैं, बाद में वो खड़ा होता है, फिर से अब कुछ हो रहा है, देखने में मजा आ रहा है। वो सिंपल कहानी कौन देखने आएगा? तो आपकी कहानी में अगर कोई दर्द नहीं होगा तो कौन सुनने आएगा? जितना दर्द होगा उतने बड़े ऑडिटोरियम से सुनाने का मौका मिलेगा, उतने ज्यादा लोग सुनने के लिए आएंगे। तो मैं, अच्छा ये नहीं हुआ तो कुछ और हुआ होगा।
तो असल में क्या हुआ था वो भी जानना चाहेंगे क्या? ये सब नहीं जानना चाहते। आवाज सबकी नहीं आती। जानना चाहते हैं सभी? मेरे साथ हैं? मैं गया सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास, जिसको हम लंगोटिया यार बोलते हैं। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं? वही लंगोटिया यार बोलते हैं। लंगोटिया यार बचपन में, जिसके साथ सारे झूठे सच्चे काम साथ किए, पुण्य पाप दोनों साथ किए, लफड़े उफड़े सब साथ किए, एक दूसरे के राजदार, हर गुनाह में भागीदार, उसको बोलते हैं लंगोटिया यार। तो मुझे पक्का यकीन था ये तो करेगा ही करेगा और कोई करे। तो मैं सबसे पहले उसके बाद उसे पूरा प्लान देखा, फिर धीरे से बोलता है भाई एक बात बोलो, बुरा मत मानना। अब जब कोई सामने से बोले ना बुरा मत मानना, आप समझ जाओ कुछ ऐसा ही बोलने वाला है जो बुरा ही लगने वाला है। ये तो भूमिका बना रहा है वो। मैंने कहा बोल भाई। बोलता है भाई अगर आरसन की बात करनी हो ना तो दोबारा मेरे घर पे मत आना। अच्छा बोल कौन रहा है? जिसके और मेरे बीच में पैसा कोई मायने नहीं रखता। वो 5,000 मुझसे यूं ही मांगले में दे दूंगा, पूछूंगा भी नहीं क्या चीज के लिए, मैं उससे मांग लूं वो दे देगा। और वो 1500 1480 रुपए के लिए मुझे क्या बोल रहा है, आरसन की बात करनी हो तो मेरे घर पे मत आना। दिल छलनी छलनी हो गया। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे घर पे आऊंगा, आज के बाद तेरे साथ आरसन की बात नहीं करूंगा। और मैं गया सीधा अप्लाइन के बाद, मैंने कहा सर मुझसे होगा नहीं। उन्होंने मोटिवेट किया, खैर वो चलता रहेगा। फिर मैंने दोबारा काम शुरू किया, फिर लोगों को प्लान दिखाया, फिर किया। धीरे धीरे एक दिन सफलता तो मिलती है। रिजेक्शंस पे अगर आप घबराते नहीं है, रुकते नहीं है, छोड़ते नहीं है, तो एक दिन तो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आया। और जितनी बार मेरे पास पैसा आता था, जब जब पैसा आया, बढ़ते क्रम पर आया, मैं मिठाई लेकर उसी दोस्त के पास जरूर गया, क्योंकि दोस्ती मैंने तोड़ी नहीं थी। हर खुशी को उसी के साथ सेलिब्रेट करता था। तो जब न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मुझे स्विट्जरलैंड का टूर मिला, स्विट्जरलैंड। अच्छा आप में से कितने लोग हवाई जहाज की सैर कर चुके हैं? अच्छा अब ईमानदारी से बताना, जिसका मन ना हो वो मत हाथ खड़ा करना, मेरा रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। कितने लोग सच में अपने पूरे परिवार के साथ हवाई जहाज में बैठकर किसी सुंदर सी जगह पे घूमने जाना चाहते हैं? पक्का पक्का। अच्छा इंटरनेशनल फ्लाइट पे कभी गए? जो गए हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं गए उनको मालूम पड़ जाएगा जब आप जाएंगे। आरसन के साथ चलते रहिए, आरसन आपको पूरी दुनिया घुमाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं जब स्विट्जरलैंड पहली बार गया, अभी तक क्या मुझे मालूम था कि हवाई जहाज में मोबाइल काम नहीं करता, एयरप्लेन मोड पे रखना पड़ता है या स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, राइट। जब स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में मैं बैठा, मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि यहाँ सैटेलाइट वाईफाई है। सैटेलाइट वाईफाई मतलब जूम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा मजा आ गया, अब कॉल करेंगे किसको? बड़े समझदार है आप। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा और भाई क्या हाल है, कितना लाइन कितना वर्ड, और भाई क्या हाल है, 5 शब्द। अगले आधे घंटे तक वही बोलता रहा, पूछ मत भाई हालत खराब है, गवर्नमेंट जीएसटी ले आती है, किसी के समझ में कुछ नहीं आता, पोर्टल काम नहीं करता, खुद वकील के समझ में नहीं आ रहा, इनकम टैक्स ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर के समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कानून है, कोई मशीनरी अच्छी नहीं, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगल बगल में 5 दुकानें और खुल गई है, मार्जिन काट के बेचते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा हो गई है, ग्राहक किसी का सगा नहीं रहा, कभी हमारे पास लेता है, कभी वहां से लेता है, उधार खा के भाग जाता है। आधा घंटे और आज यही स्थिति मोर देन 95% लोगों की है। आप खाली पूछ लो क्या हाल है, पूछ मत, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, बहू बात नहीं सुनती, सास बात नहीं मानती, पति ध्यान नहीं देते, पत्नी बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती, अपना लाइक नहीं चलाता, भगवान साथ नहीं दे रहा, जीवन में परिस्थिति मुश्किल। क्या कर रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो? और जिसके सामने रो रहे हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सहानुभूति की तलाश में कटोरा लेकर घूम रहे हम लोग, सहानुभूति दे दो भैया, सहानुभूति दे दो, थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा दया कर दो, मेरे पर थोड़ा दया दिखा दो। और हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिंदगी में 2 में से एक चीज मिलती है, या तो दया और या तो कामयाबी, या तो सिंपैथी या तो सक्सेस। क्या चाहिए, क्या चाहिए साहब? तो आज के बाद किसी के सामने रोना नहीं, आज के बाद किसी की दया की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी से किसी को सच में कोई मतलब नहीं है। आप जिसके सामने जाके रोते हो ना, पीठ पीछे जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं,
सामने झूठी सहानुभूति दिखाते हैं, पीठ पीछे हंसते, तेरे पास रोने आई थी, मेरे पास भी रोने आई थी। अब रो रहे हो उनके सामने जाकर, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? उस सहानुभूति की जरूरत नहीं है हमें। परमात्मा ने वो शक्ति आप में से हर एक को दी है कि आप अगर खुद पर काम कर लें, जिम्मेदारी के साथ कर लें, अगले 2 से 5 साल में जिंदगी वैसी होगी जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं।